डॉक्टर कफील खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NSA हटाने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकरीबात के तहत 22 दिसंबर को होने जा रहे जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत के ऐलान के बाद से ही तुलबा लीडरान में बेचैनी पैदा हो गई है। जहां उनके प्रोग्राम के दिन काले झंडे दिखाने की बात कही जा रही है, वहीं AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के खिलाफ भी तुलबा बरादरी में सख्त गुस्सा है। पेश है अलीगढ़ से कामरान की रिपोर्ट। पहली बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी AMU के किसी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 22 दिसंबर को मुनक़िद होने वाली सदी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी होंगे। इस ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर तलबा इसको मुद्दा बना रहे हैं। तलबा का कहना है कि वाइस चांसलर ने PM मोदी को मदऊ करके अच्छा कदम नहीं उठाया है। तलबा VC से नाराज हैं और AMU के साथ मरकज का क्या रवैया है, इसका हवाला दे रहे हैं। वाइस चांसलर के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह है कि भले है नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो ऐसे हालात जो गुजरे हैं मुसलमानों के ऊपर, उसका दर्द आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के दिलों में मौजूद है। और हर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म इस फैसले की, वाइस चांसलर के इस फैसले की मजम्मत करता है, उसके खिलाफ है। NRC को लेकर तमाम लोगों पे मुकदमे लगाए गए, लोगों डिस्ट्रिक्ट बैन किया गया, गुंडा एक्ट लगा के कार्रवाई उन पे की गई और तमाम लोग इसकी सदा काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द है कि मतलब कि एक अलग ही मतलब कि फेज़ लेके मोदी जी चलते हैं। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो हम ये थोड़ी हम दिल खोल के बैठे हुए हैं, हम हाथ पे हाथ बढ़ा रहे हैं और आप जो है हमारा नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करते हैं तो आपका खैर मकदम है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं करते हैं तो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का तरीका है, हम उसमें करेंगे। जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा होगा हम वहाँ काले झंडे दिखा के मोदी जी का विरोध करेंगे। और हम वाइस चांसलर का खंडन करते हैं इस चीज़ पर कि इनविटेशन उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिया, हम इस चीज़ का अपोज करते हैं। बहुत टाइम से पावर में है और जिस तरीके का उनका रोल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखते हुए, हम लोगों के साथ में किस तरीके का व्यवहार होता है, किस तरीके का बिहेवियर स्टेट का हमेशा से देखा जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पे हो। मेजॉरिटी की जो सरकार है उनका हमेशा से बायस्ड हमारे साथ में एक वो रहता है बिहेवियर। नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, इसकी हम खुले तौर पर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने आने से पहले हमको ये बताया कि वो यहाँ पर उनका आने का मकसद क्या है। वो यहाँ पर आएँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर वापस करें। तलबा के बरक्स AMU के असातिज़ा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खुश आइन तस्वुर कर रहे हैं। उनका मानना है कि पुरानी तल्ख यादों को भुलाकर इनका इस्तकबाल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म हैं और सेंटेनरी है, तो मेरे ख्याल में बुलाना तो सही है और हम वज़ीर-ए-आज़म को बुला रहे हैं, किसी पार्टी के नुमाइंदा या उनकी अपनी जो सोच है उसके मुताबिक नहीं बना रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रही है और वज़ीर-ए-आज़म भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं और वाइस चांसलर भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं। तो सेंटेनरी में वज़ीर-ए-आज़म से बड़ी तो कोई पोस्ट है नहीं इंडिया के अंदर जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हों। इस एतबार से उनको बुलाना मैं समझता हूँ सही है। अलबत्ता हमें तलबा को अपनी शिकायत करने का तो हक़ हासिल है, लेकिन मुखालफत मेरे ख्याल में इस हद तक न की जाए जैसा कि मुरली मनोहर जोशी साहब के दौर में की गई थी। और वो माइनॉरिटी कैरेक्टर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देने के लिए आ रहे थे महमूदुर रहमान साहब के ज़माने में, लेकिन हमारी मुखालफत की वजह से उन्हें हमारे गेट से बाहर जाना पड़ा। देखिए, शताब्दी समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर का आना ये यकीनन प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब का एक बड़ा कदम है और तमाम लोग उसका वेलकम करते हैं। तमाम कम्युनिटी जो 100 से ज़्यादा ममालिक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा बरादरी मौजूद हैं, वो लोग उसका वेलकम करते हैं। एक उत्साह देखने को मिल रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों को उम्मीद भी है कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं एक सौगात दे के जाते हैं। तो शताब्दी समारोह के मौके पर 22 दिसंबर में यकीनन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी कुछ नई सौगात मिलने वाली है। AMU की सदी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत के ऐलान के बाद से ही एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है,
जिसने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। वहीं जिला इंतजामिया ने इस तरह के बयानों को संजीदगी से लेते हुए खुफिया एजेंसियों को भी सरगर्म कर दिया है। अब सभी की नजरें 22 दिसंबर पर मरकूज हैं, जिस दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी अलीग बिरादरी से खिताब करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। यूपी मदरसा बोर्ड ने सालाना बोर्ड इम्तहान के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दाखिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और दिसंबर के पहले हफ्ते से यूपी मदरसा बोर्ड इम्तहानात के लिए फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन बोर्ड के अहकामात पर अमल करते हुए इम्तहानात की तैयारी करवाने वाले मुंतजमीन का कहना है कि मदारिस के तुलबा इस साल इम्तहानात में शामिल होने के लिए जहनी और तालीमी एतबार से मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। ऐसे में सालाना इम्तहानात का अमल महज रस्म अदायगी के दायरे तक महदूद होकर रह जाएगा। आ गए थे उस हिसाब से फार्म भरे जा रहे हैं और तैयारी के हवाले से भी बात आ गई थी, तो तैयारी कराई जा रही है। वो दो तरह से है, कुछ बच्चे तो ऑनलाइन हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन हैं, और जिनके गार्जियन ने इजाज़त दे दी है वो बच्चे तो यहाँ आ गए हैं और उनकी मुकम्मल देखभाल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसकी रोशनी में रख करके उनकी तालीम कराई जा रही है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं वो उसमें से अक्सर बच्चों के फार्म भरे जा चुके हैं। जो तालीमी सिलसिला पिछले साल था, इस साल उसके बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ रहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी मेयार था वो बच्चों का बहुत कम हुआ। जैसे होनी चाहिए थी वैसे पढ़ाई नहीं हो सकी, और उसमें भी जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते थे उनकी तादाद बहुत हद तक घटी है। रेगुलर जो बच्चे हैं उन्हें फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम भी देना है। जाहिर सी बात है कि जो इस साल नहीं पढ़ सके सही से, वो आगे तो जाके परेशानियों का सामना। यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह ने किसान तहरीक पर कई संगीन सवाल उठाए हैं। उन्होंने ज़राई कवानीन के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान तहरीक को एक साजिश करार दिया। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी में किसान तहरीक का कोई खास असर नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी किसानों को गुमराह करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया है कि कई किसान तंजीमें हुकूमत से समझौता करने को तैयार है, लेकिन बाद सियासी पार्टियां इस मामले को तूल देना चाहती है। चाहिए जो आंदोलन का मांग है वह सरकार सुनने को तैयार है, नहीं का बढ़ना चाहिए और किसान तैयार है, कई संगठन भी तैयार है आदरणीय मोदी जी के पक्ष में। लेकिन इसमें सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति के कारण थोड़ा माहौल गड़बड़ा रहा है, फिर भी समस्या का समाधान। कानपुर की आबोहवा में घुले जहर को पीने के लिए साइंसी तरीके से तैयार किया गया आर्टिफिशियल अर्बन ट्री शहर के ब्राह्मणनगर चौराहे पर बनकर तैयार है। यूपी में इस तरह का तजुर्बा करने वाला कानपुर पहला शहर है। यह अर्बन ट्री हवा में मौजूद जहर को ऑटोमेटिक तरीके से खत्म करेगी। इसके बाद कार्बन समेत कई अनासर को जमा करके ऑक्सीजन छोड़ेगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमारी कंपनी ने ये मशीन लगाई है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में इसका कन्वर्जन होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स का भी कन्वर्जन है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ट्रीटमेंट है। पार्टिकुलेटेड मैटर PM 2.5, PM 10 का भी कन्वर्जन है, इसका कैप्चर कर रहे हैं इसमें हम। और ये अपनी तरीके का पूरे भारत में पहला सिस्टम है और नगर निगम की इस पहल का फ़ायदा कानपुर की जनता को मिलेगा। कानपुर के प्रदूषण ने कुछ इस तरह से रिकॉर्ड बनाया कि कई बार देश में नंबर 1 प्रदूषित शहर कानपुर बन गया, जिसके बाद कानपुर को प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय सोचे गए, जिसके जरिए आर्टिफिशियल अर्बन ट्री यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये अर्बन ट्री, जिसकी एक खासियत है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और उसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये पहला उत्तर प्रदेश का अर्बन ट्री बनाया गया है जो तकनीकी सुविधा से लैस है और इसको शुरू कर दिया गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों में जो प्रदूषण की मात्रा है उसमें कमी आई है। अभी कानपुर में ये केवल मात्र एक ही अर्बन ट्री लगाया गया है। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है ऐसे 3 और अर्बन ट्री लगाए जाएंगे जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर की चमड़ा सनत पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर अब ये सनत जवाल पजीर है। दरअसल पिछले 4 महीनों से कभी सरकार की पॉलिसी तो कभी NGT के उसूलों की वजह से ये कारोबार लगातार कई महीनों से बंद रहा, जिसकी वजह से गैर मुल्की तिजारत पर बड़ा असर पड़ा। चमड़ा ताजरों का कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही तो आने वाले 10 सालों में ये कारोबार खत्म हो जाएगा। सरकार को इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए लेदर इंडस्ट्री पूरी दुनिया में चल रही है। यहाँ तक कि डेवलप कंट्री इटली, ब्राज़ील,
इंग्लैंड, वहाँ पे भी आज भी टैनरियाँ हैं और आज भी टैनरियाँ चल रही हैं। टैनरियों के साथ साथ फुटवेयर इंडस्ट्री चल रही है, बेल्ट इंडस्ट्री चल रही है। तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और वहाँ के लोग भी पर्यावरण से उसको निजात पा रहे हैं और अपने उद्योग को चला रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार से हम लोग की अपेक्षाएं ये है कि इकोनॉमिकली फिजिबल जो वाइबल टेक्नोलॉजी हो और जिससे पर्यावरण के नॉर्म्स भी अचीव हो सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें लागू करना चाहिए। ईमानदारी के साथ इंडस्ट्री को भी लागू करना चाहिए, सरकार को उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए, तभी इंडस्ट्री चल सकती है और तभी जो है सारे लोगों के रोजगार सुरक्षित रह सकती है। मौजूदा हालात में जो भारतवर्ष में सबसे पहली बार पूरी दुनिया में टैनरी के लिए अगर 2100 TDS का नॉर्म्स लागू किया है तो वो भारतवर्ष है। यहाँ तक कि डेवलप कंट्रीज अमेरिका, यूके, इटली में भी 2100 के नॉर्म्स नहीं है, जो अचीव कर पाना नामुमकिन है, जिसके लिए वो ये कहते हैं कि ZLD टेक्नोलॉजी लगा लीजिए। ZLD टेक्नोलॉजी लगाना इनडायरेक्टली इंडस्ट्री को बंद करना है। 100 रुपए की चीज को बनाने के लिए 200 रुपए का खर्च करके कोई इसका सेंस नहीं बनता है, वो इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। पूरी दुनिया में कानपुर को औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता रहा है और यहाँ का चमड़ा पूरी दुनिया में मशहूर रहा है। लेकिन जिस तरह से चमड़ा कारोबार पिछले 4 सालों में कम हुआ है, उससे कारोबारी काफ़ी गम में हैं। उनका कहना है कि कारोबार जिस तरह से कम हुआ है, उससे लगता है कि आने वाले 5 सालों में यहाँ का चमड़ा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे चमड़ा का नाम और कानपुर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर रहे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। 17 दिसंबर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम का जलसा मुनक़्क़िद हुआ था। इसी मुनासबत से तलबा की तंजीम आगाज़ ने सेंट्री गेट पर गरीब नादार अफराद को लिहाफ और कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर तलबा ने बताया कि हमने शहर के पसमानदा इलाकों में घूम घूम कर ऐसे मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही करते हैं और उन्हें सर्दी से बचाव में मददगार बनते हैं। आज इन लोगों को लिहाफ मुहैया कराएंगे जिनको पहले ही पर्चियाँ दी गई थी। आज जो काम किया गया है, ये पिछले 6-8-9 महीने से दिन ब दिन जो बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, ये उन लोगों के लिए किया गया है। होता क्या था कि लोग अपना खाना प्रॉपर खा सकते थे, लिहाफ ले सकते थे, लेकिन जितना बेरोज़गारी आगे बढ़ गई है, उस वक्त हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग जब रात में निकलते हैं तो हम लोगों को, जो लोग आराम से अपने घर में रहा करते थे, वो लोग आज बाहर रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, आज बाहर ई-रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। तो उन लोगों को हमने ढूंढ कर पहले पर्चियाँ बांटी। मुस्तकिल हम लोग रात में काम कर रहे हैं, रात में लिहाफ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोगों ने पर्चियाँ बांटी। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए हैं, तो यहाँ के तलबा ने अपनी तरफ से गरीब लोगों को लिहाफ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हम लोगों ने ये तकसीम करी है कि आज 100 साल AMU के पूरे हुए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करी है। और वैसे भी हम 15-20 दिन से हम लोग जाकर रात में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्लैंकेट, जो लोग पॉलीथीन ओढ़े सो रहे हैं या बिल्कुल पतली सी चादर ओढ़े सो रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने रात में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दरभंगा सोना लूट मामले में असल मुलजिम मनीष सहनी ने सरेंडर करने से पहले सफाई दी। मनीष सहनी ने सरेंडर करने से पहले एक वीडियो जारी किया और सफाई दी कि उसे लूट के मामले में फंसाया जा रहा है। बाद में मनीष सहनी ने दरभंगा जाने की बात को कबूल किया। मनीष सहनी ने CM नीतीश कुमार से सोना लूट के मामले में CBI जांच कराने की मांग की है। मनीष सहनी का दावा है कि उसे फंसाकर इंतजामिया कसूरवारों को बचाना चाह रही है। आपको बता दें कि मनीष सहनी का नाम 13 दिसंबर को गिरफ्तार 7 मुलजिमों ने लिया था और पूछताछ में बताया था कि लूट का सोना मनीष सहनी ही लेकर फरार हुआ है। और मेरे ऊपर इल्जाम लगा है कि 7 को सोना लूट कर मनीष कुमार सहनी फरार है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेरा भी तनको कोई इन्वॉल्व नहीं है, नहीं हम इस कांड में शामिल है, नहीं इस कांड के बारे में हम कुछ जानते थे। अगर इस कांड में अगर तनको भी हम दोषी पाया जाए तो हमको डायरेक्ट मौत की सज़ा दे दिया जाएगा, उस पर भी मंजूर है। अगर इस कांड में सर हम नहीं है तो हमको इस कांड से बचाइए और निकालिए। हम नीतीश जी से गुजारिश है कि कांड को कैसे CBI जांच करवा के जितना भी आरोपी है, मेन आरोपी को पकड़ा जाए और बेगुनाह को इस केस से बचाया जाए। इसमें 5-6 लड़का बेगुनाह फंस रहा है और साथ में हम भी है। मेरा पत्नी को उठा लिया है, 4-5 दिन हो गया, हम 4-5 दिन से भागे फिरे चल रहे हैं, कुछ खाए नहीं है।
26 और 27 दिसंबर को जेडीयू की मजलिस आमला की मीटिंग को लेकर जेडीयू में जहां जोश व खरोश है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी से बचने के लिए जेडीयू की कवायद बताया है। आरजेडी ने भी इस सिलसिले में जेडीयू पर हमला बोला है। आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है 26-27 दिसंबर को। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस दिन एजेंडा तय होगा कि पार्टी। लेकिन मुझे लगता है कि वो बीजेपी ने जिस तरह से अपना दबाव उनके ऊपर बढ़ाया है और कुछ अब स्वतंत्र रूप से करने की स्थिति में नीतीश जी रहे नहीं। मेरा ख्याल है कि शायद उस दबाव के चलते अपनी कोई कोर कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बैठक में जेडीयू अहम फैसला क्या लेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये। बिहार पुलिस में सिपाही के ओहदे के लिए इन दिनों पटना में जिस्मानी फिटनेस का इम्तिहान चल रहा है। इस इम्तिहान में हर दिन घोटाले के इल्जाम में 25 से 30 उम्मीदवार पकड़े जा रहे हैं। अब तक 300 से ज्यादा फर्जी उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने तहरीरी इम्तिहान में अपनी जगह दूसरे को बिठाया था। न्यूज़ 18 ने मामले का जायजा लिया। पुलिस में सिपाही के लिए अभी शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा पिछले कई दिनों से यह शारीरिक परीक्षा पटना के हाई स्कूल गर्दनी बाग में आयोजित की जा रही है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पुलिस अधिकारी और जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो सिस्टमैटिक ढंग से परीक्षा करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस परीक्षा के कई पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में जब इनके कागजातों की जाँच की जाती है और इनका फ़ोटो मिलाया जाता है और साथ ही बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान मिलाया जाता है तो वो दूसरे का मिलता है। और प्रतिदिन एवरेज अगर देखा जाए तो 25 से 30 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए जा रहे हैं और अब तक तकरीबन 300 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है महज फर्जीवाड़ा के आरोप में। केंद्रीय चयन परिषद का मानना है कि इन्होंने लिखित परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वरों को बिठाया था और वो सॉल्वर शारीरिक दक्षता में चूँकि नहीं आ सकते परीक्षा में, इसलिए ये अभ्यर्थी यहाँ गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार लिखित परीक्षा में केंद्रीय चयन परिषद साफ सुथरी परीक्षा लेने में असफल क्यों हो गया? क्यों परीक्षार्थियों को इनकी छूट मिल गई इतनी कि वो अपनी जगह सॉल्वरों को बिठा पाए? पूरे राज्य से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुँच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिदिन एवरेज अगर देखा जाए तो 25 से 30 की संख्या में अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो रही है और कई दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। अभ्यर्थी हैं और सीधे तौर पर अगर रिटन परीक्षा में इन्होंने अपनी जगह सॉल्वरों को बिठाया तो ये कहीं ना कहीं चूक केंद्रीय चयन परिषद की भी है कि वो साफ सुथरी परीक्षा लेने में विफल क्यों रहा। केंद्रीय चयन परिषद के अधिकारियों से हमने इस बारे में बात करने की कई दफ़े कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष से लेकर जो दूसरे सदस्य हैं वो इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो साफ तौर पर कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, केवल इतनी जानकारी देते हैं कि इनकी न तो तस्वीर मिलती है शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान और न ही जो बायोमेट्रिक निशान है वो मिलता है। तो आखिरकार रिटेन परीक्षा किस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो गया? 300 से अधिक अभ्यर्थी अब तक जेल जा चुके हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। साल 2019 में सफर हज पर गए हुजाज को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दरअसल बैरून मुल्क दौरे पर गए ऐसे अफराद को फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है, जिनके सफर पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। इन अफराद के लिए जरूरी है कि वो 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, वरना उन्हें 10,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर आप साल 2019 में सऊदी अरब, ईरान या फिर किसी और गैर मुल्की सफर पर गए और अगर सफर पर 2 लाख से ज्यादा रुपये का खर्च आया है और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दीजिए, वरना आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वैसे तो हर साल लाखों लोग गैर मुल्की सफर पर जाते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद सऊदी अरब और ईरान जैसे मुल्कों में मजहबी सफर पर भी जाती है। लेकिन अगर आप 2018-19 में सफर हज या मजहबी सफर पर गए और 2 लाख से ज्यादा का खर्च आया
तो फिनांस एक्ट 2019 के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इस पूरे मामले पर विजारत को प्रेजेंटेशन देने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट गुलजार करिश्मा मलिक का कहना है कि महकमा इनकम टैक्स के जरिए तफसीलात मांगी जा रही हैं। होगा हमारे जितने भी हाजी लोग हैं जो 2019 अगस्त में हज कर चुके हैं, उन सब लोगों को अभी दिसंबर 31 से पहले रिटर्न डालना कंपलसरी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो फ्यूचर में लोग हज करेंगे वो सारे लोगों को रिटर्न डालना कंपलसरी कर दिया गया है। और उसका ये भी इफ़ेक्ट ये भी है कि हमारे जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो तीर्थ यात्रा के लिए नेबरिंग कंट्री जाते हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान वगैरह, उनके लिए ये रिटर्न डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तीर्थ यात्रा नेबरिंग कंट्री जाकर कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान भाई बहन जो हज पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं वो सऊदी अरेबिया जाते हैं और वो जो है नेबरिंग कंट्री नहीं है, तो उस वजह से रिटर्न डालना कंपलसरी किया गया है। सारे मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ कर हज के लिए तैयारी करते हैं। जितने भी आप हाजी लोगों को देखेंगे वो या तो ज़ईफ़ हैं, रिटायर्ड हैं, लेडीज़ हैं, विडोज़ हैं, वो अपनी सेविंग्स या किसी से स्पॉन्सरशिप लेकर हज जाते हैं। अगर आप उनके ऊपर ये बर्डन डालते हैं रिटर्न डालने का, तो ये बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, उनके लिए गैर ज़रूरी तकलीफ़ हो जाएगी। एक तो ख़र्चा होगा इनकम टैक्स रिटर्न डालने का, और दूसरा अगर वो दिसंबर तक नहीं डालते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप जल्द से जल्द एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ला दें। पहले की जो सरकार थी 23 साल पहले इसी तरह का एक लॉ आया था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया था हज पिलग्रिमेज के लिए, हम सिमिलर एग्जेम्पशन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ लॉ के तहत आप जल्द से जल्द ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू कर दें। एक्ट में पड़ोसी ममालिक में मजहबी सफर को इनकम टैक्स रिटर्न से अलग रखा गया है। फिर भी सऊदी अरब के मजहबी सफर पर पड़ने वाले असर और मामले की नजाकत को देखते हुए विजारत अक़लियती उमूर के जरिए विजारत मालियात को खत लिखा गया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस मसले का हल निकल आएगा। ये सभी लोगों के लिए एक उसमें व्यवस्था थी, लेकिन उस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात हो गई है और उस दिशा में काम हो रहा है। किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी एलिजिबल हैं हज पे जाएंगे। हिंदुस्तान से 2019 में सिर्फ सऊदी अरब सफर हज पर जाने वाले लोगों की तादाद 2 लाख है, और अगर इन लोगों ने 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10,000 का जुर्माना लग सकता है। मजहबी सफर के मामले में फाइनेंस एक्ट 2019 का मतलब ये है, अगर आप नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा जाते हैं और आपने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब जाते हैं, ईरान जाते हैं या किसी और मुल्क जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। और इसी मामले को लेकर के वजारत अक़लियती उमूर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में पेच फंसा हुआ है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।